रेडी स्टार्ट। जर्मनी का एकीकरण। अध्यक्ष महोदय, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शार्लमेन के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हिंडेनबर्ग तथा नोबलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था में पूरी तरह निकल कर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मन में राष्ट्रवाद आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षण एवं विद्यार्थियों ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद को आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी ने राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सैक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों
ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। पर्सा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम पर्सा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क, जो जर्मन डायट में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया-पर्सा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सविग पर्सा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया था। बिस्मार्क ने इटली
के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। समाप्त।